नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले तक जो दुनिया है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी और एक ख़तरनाक मोड़ पर मौजूद थी। ऐसे में पाकिस्तान सामने आता है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सालसी की पेशकश करता है, अमन का अलंबरदार साबित होता है। और आज वो दिन है जब दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है मुज़ाकरात के दौर का आगाज़ होने जा रहा है और दोनों ताकतों को जो है वो मेज़ पर लाने पे कामयाब हो चुका है। और ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी आलमी और सिफारती कामयाबी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी क्या है? शहर इक़्तिदार जो कि इस मुज़ाकरात के लिए चुना गया है शहर, उस बारे में हम बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइए, अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे कि मुज़ाकरात के दौर का आगाज़ भी हो जाएगा। ये कहिएगा कि अभी शहर इक़्तिदार में सूरत हाल क्या है, ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है और अभी मजमूई अहवाल बताइए इस्लामाबाद का। आपने बात की कि चंद दिन पहले की दुनिया की बात की, तो चंद दिन पहले की जो दुनिया थी वो बड़ी भयानक दुनिया थी और बड़ा भयानक जो है मंजरनामा था। लेकिन आज की दुनिया ये है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है वो अमन का गहवारा बन चुका है, पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बन चुका है। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, आप मेरे अकम में देख सकती हैं कि ये सारा इस्लामाबाद जो है उसका मंजरनामा है और मंजर जो है वो नजर आ रहा है। और ये जो मार्गला की पहाड़ियां हैं, इसके दामन में आज अमन के लिए दुनिया जो है वो इस अमन को जो है वो यहाँ से हासिल करेगी। और यहाँ पर मेरे अकम में वो सामने जो इमारत नजर आ रही है उसमें बाकायदा तौर पर अमन मुज़ाकरात होंगे। और इसके अलावा यहाँ इधर सामने जो है पीएम हाउस है, वहां पर जो है जब मुआहिदा होगा तो दस्तखत होंगे। यहाँ पर इस वक्त माहौल ये है कि जो रेड जोन है वो पीस जोन बन चुका है। पूरी दुनिया इस्लामाबाद के अंदर सिमट कर आ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है। और ईरानी वफ्द जो है वो इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। अमरीकी वफ्द के एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो विटकॉफ हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जो नायब सदर जेडी वेंस हैं वो इस्लामाबाद जो है वो आ रहे हैं। किसी भी वक्त जो है वो इस्लामाबाद में उनका त्यारा जो है वो लैंड करेगा। यहाँ से चंद ही किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस है, वहाँ से जो है वो त्यारा उनका लैंड करेगा और फिर उनको स्कॉट के जरिए जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा, जिसको पीस जोन का जो है वो नाम दिया गया है। और वहाँ पर जो है वो आज मुज़ाकरात का पहला मरहला शुरू हो जाएगा और उसके बाद कल मुज़ाकरात का दूसरा मरहला होगा। 2 मराहिल में मुज़ाकरात होंगे। 10 निकात जो हैं वो ईरान के हैं और 15 निकात अमेरिका के हैं और 5 निकात जो हैं वो पाकिस्तान ने जो है वो पेश किए हैं। इसको मजमूई तौर पर जो है वो इस पर टाक्स होगी, अलग अलग पहले जो है वो मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद दोनों वफूद जो हैं अगर इस पर मुआहदे पर पहुंचते हैं, जो कि बहुत उम्मीद की जा रही है, बल्कि यकीन की हद तक उम्मीद की जा रही है कि मुआहदे पर पहुंचेंगे तो फिर उनको जो है वो सामने भी जो है वो लाया जा सकता है और उसके बाद मुज़ाकरात जो है मुकम्मल हो जाएंगे और मुआहदा हो जाएगा। मुज़ाकरात यहाँ पर इस्लामाबाद में हो रहे हैं और इस्लामाबाद इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मरकजी नगाह जो है वो बना हुआ है। सबसे बड़ा जो मसला वो सीज़ फायर है। सीज़ फायर हो चुका हुआ है। लबनान, यमन और उसमें जो दीगर इलाके हैं वहाँ उनका एजेंडा जो है, उनमें जंग बंदी का एजेंडा वो भी शामिल किया गया है कि वहाँ पर भी जो है इजराइल हमले नहीं करेगा अगर वो एजेंडा जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की काफिशों से जो है वो उसमें जो है वो शामिल किया गया। इसके अलावा इस एजेंडे में जो सीज़ फायर है उसकी तोसी है। आबनाए हरमुज जो है उसमें उसको खुलने का जो है वो मामला जो है वो ज़ेर बहस आएगा और उसमें ये जो ईरान कहता है कि उसको खोलने के लिए वो तैयार है, वो खुली हुई है। लेकिन इस वक्त जो इसके लिए कुछ कानून और कुछ असूल, कुछ ज़वाबत जो हैं वो तय किए जाएं। ईरान का ये मुतालबा है कि ईरान पर कभी भी हमला ना हो, इसकी जमानत दी जाए। ईरान का ये मुतालबा है कि ईरान जो है वो उस पर जो पाबंदियां हैं उसको ख़त्म किया जाए। ईरान का ये भी मुतालबा है कि जो उनकी रकम फ्रीज की हुई है अरबों डॉलर, उसको जो है वो रिहा किया जाए, यानी ख़त्म किया, छोड़ा जाए और वो ईरान को जो है वो मिले। इसके अलावा जो अमेरिका है उसके जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे हटे और जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको महदूद कर दे। और इसके अलावा उनका ये भी जो है मुतालबा ये है कि जो प्रॉक्सीज हैं, जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं, ईरान उनको प्रॉक्सीज नहीं कहता, उनकी जो है मावनत छोड़ दे। और ये उनके मुतालबात हैं। लेकिन इसमें जो मुतालबात हैं इस पर बातचीत होगी। पाकिस्तान बतौर सालस जो है वो बाकायदा तौर पर इसमें अपना किरदार अदा करेगा और इसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। देखें, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है इसके असरात आज दुनिया भर में आप देख सकते हैं। जो आपने बात की
कि चंद दिन पहले की दुनिया ये थी कि यूरोप तनाव में था, पूरा अमेरिका जो है वो गुस्से में था, अमेरिकन जो है बाहर निकले हुए थे, पूरा गल्फ जो है वो जल रहा था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि गल्फ पुरअमन हो चुका है, यूरोप पुरसकून हो चुका है, और जो अमेरिका के लोग जो हैं वो भी पुरसकून होकर अपने घरों में हैं। पूरा एशिया पुरसकून हो चुका है, पूरा गल्फ जो है वो इस वक्त जंगबंदी के बाद जो है वो तजारत शुरू हो चुकी है। वहाँ पे जो तवानाई का बहरान है वो ख़त्म हो रहा है, और जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो कम हो चुकी है। इतना बड़ा किरदार जो अदा किया है पाकिस्तान ने, ये ऐसे ही था कि जैसे पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था और पाकिस्तान एक रोशनी की जो शमा बन के जो है वो सामने आया। और लेकिन इसके साथ साथ दो बदी की आग की चिंगारियां हैं, एक बदी की आग की चिंगारी मोदी है और दूसरा नेतान्याहू है। उससे भी जो है एहतियात बरतनी है और उसकी एहतियात बरती जा रही है, और मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई स्पॉइलर जो है वो इसमें तखरीबकारी ना करे, और इस पर पूरी दुनिया जो है मुतफिक है। पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनकी तारीफ हो रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की तारीफ हो रही है, जो किरदार अदा किया नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उसकी तारीफ हो रही है। और देखिए, इससे पहले जब ये जंगबंदी नहीं हुई थी तो पाकिस्तान के अंदर इसी इस्लामाबाद में इसी इस साइट पे जो है वजारत खारजा में जो है वो यहाँ पर 4 वज़राए खारजा का इजलास हुआ था, और उसमें बाकायदा तौर पर तय पाया था कि हमने जंग बंद करानी है और जंग सीज फायर कराना है, अमन लाना है। और वो अमन की घड़ी जो है वो आन पहुंची, और ये सेहरा पाकिस्तान के सर पर सजा है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब जंग से पहले भी और जंग के दौरान भी और अब भी पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप है, सिविलियन लीडरशिप है, उन्होंने राब्ते रखे, उन्होंने तमाम मुल्कों के साथ अपनी मुतवाज़न पॉलिसी रखी। वही पॉलिसी जो है वो जब ईरान पर हमला हुआ तो मजम्मत की गई, वही पॉलिसी की जब सऊदी अरब पर हमला हुआ तो फिर भी मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने इस दौरान जो है वो यूरोप से भी रब्ता रखा, अमेरिका से भी रब्ता रखा, चीन से भी रब्ता रखा, ईरान से भी रब्ता रखा, और वहाँ पर गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं उन पर भी रब्ता रखा। और ये भी किरदार अदा किया कि जो इजराइल चाहता था कि पूरे गल्फ में आग लगा दी जाए और पूरा गल्फ जो है वो आपस में लड़ पड़े, मुस्लिम ममालिक जो है वो लड़ पड़े और इसको जो जंग है उसमें कूद पड़े, इसमें भी पाकिस्तान ने बचाया। और पाकिस्तान ने ये बावर कराया तमाम मुल्कों को कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो अगर वो आपस में लड़ पड़ते तो इजराइल के जो मकसद था वो पूरा हो जाता। अगर वो धमकी उस दिन पूरी हो जाती जो कि ट्रंप ने दी थी, तो आज दुनिया तीसरी आलमी जंग जो है वो उसमें कूद चुकी होती और दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। अगर ये कहा जाए कि पूरे ग्लोब की जिंदगियां पाकिस्तानी क़यादत ने बचाई हैं तो कोई गलत नहीं होगा, और इस हवाले से पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान को दिया जाए, नोबेल प्राइज़ फील्ड मार्शल को दिया जाए, नोबेल प्राइज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया जाए। और ये पूरी दुनिया जो है वो कह रही है, और उम्मीद नहीं यकीन किया जा रहा है कि कल का दिन एक सुनहरी दिन होगा। आज के दिन का आगाज़ उस सुनहरी दौर के लिए हो चुका हुआ है, वफूद आ चुके हुए हैं। ये जो रेड जोन का इलाका था ये पीस जोन बन चुका हुआ है, और उस इलाके में इस वक्त ये जो है वो गौर किया जा रहा है कि जो पीस मुज़ाकरात होंगे वो कहाँ कहाँ किन बुनियादों पर होंगे। तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। मेहमानों का इंतज़ार है, जैसे ही वो आएंगे पहल शुरू हो जाएगा और मुज़ाकरात जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। जी ठीक है मियाँ शाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अभी शहरी इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है उस बारे आगाह किया है। मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके सीनियर तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि अभी पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ अमन चाहता है बल्कि इंसानी जानों को बचाने में भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और तेल की सप्लाई के लिए वो बहुत बड़ा अहम किरदार कर रहा है, और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान इस वक्त एक ब्रिज की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। ये कहिएगा तातरीन सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, और आगे आने वाले दिन जो हैं वो हमें किस सिचुएशन की जानिब लीड करेंगे पूरी दुनिया को? देखिए, अभी तो हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, और ये अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान में ये सारे मेहमान और कोई ना कोई किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं उसके साथ एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतज़ामिया है वो शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है इस वक्त,
और वहां पर कौन क्या फैसले कर रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता। अच्छा। मतलब इस तरह से आप समझ लें कि जो सेक्रेटरी वॉर बात कर रहे हैं पेथ हेग्सेथ, वो मार्को रूबियो नहीं कर रहे। जो मार्को रूबियो बात कर रहे हैं वो जेडी वैंस का कुछ नुक्ता नजर और है। ये सारी शख्सियात जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप को तो फेवर कर रहे हैं, जाहिर है उन्हीं की टीम है, लेकिन ये ईरान की जंग और जाहिरियत शुरू कैसे हुई इसका मलबा कोई उठाने को तैयार नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे कल जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी थी, अगर आप उसको दोबारा देखें और गौर से पढ़ें तो जैसे वो बॉब वुडवर्ड का होता था ना कि सदर ने क्या सोचा, वो ओबामाज वॉर और बुश क्या सोच रहा है और ये क्या सोच रहा है, उस निक्सन क्या सोच रहा है, फलां क्या, तो आपको वो एक उस तरह का एक मंजर नजर आएगा उस स्टोरी में कि जैसे सबने जान छुड़ाई है और नेतन्याहू ने आखिर में जाके कन्विंस कर लिया है। जेडी वेंस भी उसके खिलाफ थे लेकिन उन्होंने बात नहीं की, वो खिलाफ थे, बात नहीं की। मार्को रूबियो भी खिलाफ थे, बात नहीं की। इस तमाम अरसे में जब तक ये जाहिरियत जारी रही है, आप देखें बहुत सारी शख्सियात ने आके सामने डिफेंड नहीं किया इस जंग को, और सिर्फ जो है वो पेथ हेग्सेथ जो कि सेक्रेटरी वॉर हैं और या सेक्रेटरी डिफेंस थे पहले, वो आके इस जंग की वजाहत करते रहे। अब वहां पर अंदर ये खटपट चल रही है कि इसका मलबा किसके सर पे डाला जाए। यानी ये जो सारा गुफअप हुआ है, जो ईरान के साथ मामलात खराब हुए हैं, तो ये किसके सर पे डाला जाए मामला। मुज़ाकरात कैसे खत्म हो गए थे, जंग शुरू किसने की थी, ये किसने कहा था एनरिच यूरेनियम हम उठा के ले जाएंगे। अच्छा, एक तरह से तो सारे थे, लेकिन अब कोई इसका मलबा उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको अपना आगे पॉलिटिकल कैरियर भी नजर आ रहा है और उनको यह भी नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। और इस जंग से देखिए ना, अब जेडी वैंस आ रहे हैं। जेडी वैंस जो हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि जेडी वैंस को उनका लहजा हमेशा नरम रहा और ये बात शुरू से अब तक बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जंग के खिलाफ थे, लेकिन जेडी वैंस के ऑपोजिट भी एक ग्रुप काम कर रहा है कि जेडी वैंस क्यों जा रहे हैं भाई, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जाना चाहिए था और प्रेसिडेंट ट्रंप का फैसला था और जेडी वैंस तो कुछ और बात करके आ जाते हैं। तो अंदर एक लेग पुलिंग हो रही है और यहां तक सूरत हाल हो गई है कि जो टकर कार्लसन है, जो कि जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनको और ओवन को और ये बाकी शख्सियात को काफी बुरा भला कहा है, अपने जो ताजा तरीन उनका जो ट्रू सोशल में मैसेज था, वो ये टकर कार्लसन भी एक उम्मीदवार के तौर पे हो सकता है आगे आगे आ जाएं रिपब्लिकन की तरफ से। अच्छा, इसी दौरान जो है एक और वाकया बड़ा अजीब हुआ है, वो ये हुआ है कि जो फर्स्ट लेडी हैं मेलिना, वो मेलिना ट्रंप अचानक जो है वो सामने आई हैं और वो एक मिस्टीरियस सी उनकी अपीयरेंस हुई है जिसमें वो शैंडलियर्स और वो ब्लू रूम और सारा वो, और उसमें वो उन्होंने आके कहा कि जी ये एप्स्टीन को तो मैं बिल्कुल, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था एप्स्टीन फाइल से, और एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उसमें ना एप्स्टीन ने मुझे, जेफरी एप्स्टीन ने कभी इंट्रोड्यूस करवाया था, ना मेरी मुलाकात करवाई थी। मैं तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप से मिली थी 1998 में और हम कुछ दावतों वगैरह में गए थे। अच्छा, अब ये अचानक इसकी कोई जरूरत थी नहीं। अब इसको अमेरिका के लोग ये समझ रहे हैं, अब पहले ये समझ रहे थे कि एप्स्टीन फाइल से ज़हन हटाने के लिए शायद ईरान की जंग शुरू हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये ईरान में गुफअप हो गया है, जिसका कोई मलबा उठाने को तैयार नहीं हो रहा, तो फिर एप्स्टीन का जिक्र छेड़ दिया गया बीच में। अब एप्स्टीन, अच्छा, एक रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से रब्ता किया और प्रेसिडेंट ट्रंप से रब्ता करके उन्होंने पूछा कि जी आप ये जो मेलिना ट्रंप कह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, मुझे नहीं पता, अच्छा कुछ कह रही हैं क्या, तो उन्होंने कॉल काट दी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने से पहले वो कह चुके थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये शो किया कि शायद मेलिना अपने तौर पे बात कर रही हैं और मुझे उनके बयान का इल्म नहीं है। अब अंदर ये गुफअप है, बहुत गुफअप हो चुका है। अब इसमें देखें, यहां पर सूरत हाल ये है कि स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं और जेरेड कुशनर आ रहे हैं और जेडी वैंस आ रहे हैं। इनरिचमेंट का फैसला कौन करेगा, ये पूछा गया सेक्रेटरी वॉर से, तो वो कहते हैं अब वो सेक्रेटरी वॉर हैं, ठीक है, पेथ हेग्सेथ सेक्रेटरी वॉर है। उनसे एक संजीदा सवाल हो रहा है कि जी एनरिच यूरेनियम का फैसला कौन करेगा। वो कहते हैं कि जी फैसला ट्रंप करेंगे। अच्छा, ईरान पे हमला है, उसकी पॉलिसी आखिरी कौन बनाएगा, कहते हैं ट्रंप बनाएंगे। मतलब देखे ना, इशू ये है। अच्छा, ये लेबनान के अंदर जो जंगबंदी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर वो एक उन्होंने गाली दे दी उसको, नेतन्याहू से, वो इतना थपे हुए हैं, उन्होंने गाली दे दी। अच्छा, नेतन्याहू को गाली दे दी उन्होंने। नेतन्याहू कह रहा है कि अब मैं लिबनान के ऊपर मुज़ाकरात करूंगा नवाब सलाम से। कहां मुज़ाकरात करूंगा, वाशिंगटन जाऊंगा और वाशिंगटन जाके लेबनान के जो वजीर आजम है वो वहां पर जाके मैं मुज़ाकरात करूंगा। और क्या मुज़ाकरात करूंगा कि हिजबुल्लाह जो वहां पे लड़ रही है ग्राउंड पे,
वो हिजबुल्लाह को डिसार्म कैसे किया जाए, उनसे असला कैसे लिया जाए। ओ भाई, हमास से असला नहीं ले सका कोई अभी तक, गजा में हमास से असला कोई नहीं ले सका, तो हिजबुल्लाह से असला कैसे लेंगे आप। और हिजबुल्लाह तो अच्छा, अब वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक दो गालियां दे दी वो उसको, नेतन्याहू को, कि जब मैंने कहा था कि जंग बंद करो, तो ये खलीजी ममालिक जो हैं, जो हमारे बरादर ममालिक हैं, देखें सऊदी अरेबिया और तुर्किया और इजिप्ट, और ये तो सारे ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ, चाइना भी, ये सारा वहां जो अब हर एक शख्स के साथ, यानी आप देखिए ना कि जैसे एमबीएस हैं सऊदी अरेबिया के, वो तो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हैं इस वक्त, ठीक है, तुर्किया भी रिलैक्स है, पाकिस्तान भी रिलैक्स है, मुज़ाकरा। लेकिन जो ट्रंप इंतजामिया में चूंकि कोई कुर्बानी का किसी के सर पे डालना है मलबा कि भाई जंग कैसे शुरू हुई, अच्छा वो कहते हैं कि जी हम दोबारा जंग छेड़ देंगे। अच्छा, यूरोप के अंदर तकसीम हो गई है, वो जो है अपना केयर स्टेमर, वो कहते हैं कि हम आबना हुर्मुज़ में आके और इसको फौजी तौर पे खुलवाएंगे। वो भाई ट्रंप नहीं खुलवा सका, वो दुनिया, वो तो अब ये बरतानिया के कैसे खुलवाएगा। तो वो बरतानिया ईरान से बात, जो भी नक्शा आगे बनेगा उसमें ईरान से तो बात करनी पड़ेगी, ईरान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा आपको। तो अब मसला यह है कि वो हर मुल्क, अच्छा उसके ऊपर वो जाहिर है कि खलीजी रियासतें, दो खलीजी रियासतें हदफ पे हैं। वो आज तो यूएई ने कहा कि हम अपनी पॉलिसी सारी जो है उसको रिव्यू करेंगे, और अमेरिका को भी एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया कि भाई ये क्या मामला हो रहा है कि हम अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट उसका रिव्यू करेंगे। अच्छा, बहरीन जो है वो ट्रेडिशनली हमेशा सऊदी अरेबिया के साथ रहा है, लेकिन बहरीन इस वक्त आया हुआ है हदफ पे ईरान के, और ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट्स हैं, आप देखें कितना बड़ा गुफअप है कि वो 10 पॉइंट कह रहे हैं कि ये 10 पॉइंट जो हैं इसमें ये नहीं थे, हमें कुछ और मिले, हमें कुछ और मिले, यहां मिले, उधर मिले, ये मिले। अब जो बात कल भी हो रही थी, आज भी, कि जेडी वैंस आ रहे हैं और जाहिर है कि वो अमन के लिए आ रहे हैं और कोई ना कोई फैसला करके जाएंगे। लेकिन अगर वो यहां एक बात करते हैं लेबनान की, और वहां से नेतन्याहू कहता है कि मुझे तो ट्रंप से मेरी बात हुई है, और वो जो इसराइल में जो अमेरिका का एम्बेसडर है, वो जो हैकबी है, मेरी उससे बात हुई है और हमने तो तय कर लिया कि भाई ये मामला तय हो गया और हम तो जा रहे हैं वहां पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, उन्होंने पहले लेबनान की बात की, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने मैसेज में लिख दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लेबनान की बात नहीं थी, फिर उन्होंने कल गालियां दे दी नेतन्याहू को, फिर नेतन्याहू ने कहा अच्छा ठीक है, हमारी लेबनान की हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, कहां होंगे, वाशिंगटन डीसी में होंगे, किस जगह होंगे, स्टेट डिपार्टमेंट में होंगे, व्हाइट हाउस में भी नहीं होंगे। अब स्टेट डिपार्टमेंट मार्को रूबियो कह रहे हैं कि एक मिनट, ये क्या मेरे मत्थे लग गए, वो अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो मुज़ाकरात, वो नवाब सलाम के बाद तो पावर कोई नहीं है, वहां तो हिजबुल्लाह लड़ रही है, या तो उनकी देखें, ये एक मैंने आपसे कहना है कि टोटल गुफा है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप, चूंकि उससे एकदम निकल नहीं पाए अभी तक, उस शॉक से, उस धचके से कि जो ईरान के हवाले से लगाए, तो उन्होंने सीज़फायर तो हो गया लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल कैसे करना है, यमन का क्या प्लान करना है। पहले तो सारे जीसीसी के ममालिक, अरब ममालिक, बाकी सारे मुल्क, भाई वो हिजबुल्लाह के लोगों से आपने क्या बात करनी है, वो ऐसे देखें, वहां पर जितनी शहादतें हो गई ना लेबनान में, ये हुकूमत ऐसे खत्म हो जाएगी, वहां पे कोलैप्स हो जाएगी हुकूमत। बड़े ये जो जोसेफ यहान है और जो नवाब सलाम है, वो वहां पर वो अपनी फौज नहीं भेज रहे लड़ने के लिए इसराइल से हिजबुल्लाह लड़ रही है। हमास इतनी तबाही और बर्बादी के बावजूद आखिर में जो मुआहदा हुआ था हमास से, तो उसमें क्या कहां जाके अटक गया था कि हमास ने अपना असला नहीं फेंकना, बल्कि एक पुलिस बनेगी, वो पुलिस के नाम सबने वेट किए, वो अंदर जाएंगे, वो फिर फलस्तीनी पुलिस होगी। तो हिजबुल्लाह कहां से, उसको लेबनान की आर्मी जो कि इसराइल से नहीं लड़ पा रही, वो हिजबुल्लाह से असला लेगी, तो वो तो फिर इसराइल के साथ हो जाएगी, इसराइल के साथ, उसके साथ इसराइल करेंगे मामला तय। ये टोटल गुफअप हुआ है। मेरा ख्याल है कि ट्रंप इंतजामिया अपने आपस के एक तो पहले मसाइल को, झगड़ों को ख़त्म करे, उनके हाँ मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, और ये वहाँ का मीडिया भी, वो एक से कोई न्यूयॉर्क टाइम्स बात करता है, एक से कोई और बात करता है, फिर उनकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान आती हैं, फिर ट्रंप कुछ और कह देते हैं। तो अब यह है कि इस सारी सूरत हाल में जेडी वैंस का यहाँ पर आना, देखें जेडी वैंस का एक पॉलिटिकल कैरियर है आगे, और यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे कोई अच्छी ही बात सुनना चाहेंगे कि इस वक्त जो भी मामला हैं वो तय करो। तो जेडी वैंस को, जो बात पहले भी मैं कह रहा हूं और अभी दोबारा भी, कि जेडी वैंस को तमाम उन्होंने इख्तियारात देके भेजे हैं कि जेडी वैंस यहां पर मामला तय कर लें।
और जेडी वैंस जो मामला तय कर रहे होंगे। अच्छा, तो इस दौरान डॉक्टर साहब, ट्रंप ने ये चूंकि तो गाली दे आपने दी जो है सिचुएशन नेतन्याहू को, बताई उससे यही वाज़ेह होता है कि अमेरिकन क़यादत जो है वो खुद ही आपस में कंपोज्ड नहीं है और उनमें आपस में बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के सामने। मियाँ शाहिद साहब कोई सवाल या कोई पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं? जी मियाँ साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपने अभी कहा है कि जो सदर ट्रंप हैं, जो सेक्रेटरी जंग हैं, वो कहते हैं कि सदर ट्रंप करेंगे। अगर बात होती है यूरेनियम की तो वो भी सदर ट्रंप करेंगे। अगर बात होती है सीज फायर की तो वो भी सदर ट्रंप करेंगे। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल आज मुज़ाकरात का पहला सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा, कल दूसरा मरहला होगा। यहाँ पर जेडी वैंस आ रहे हैं, वो वहाँ के नायब सदर हैं अमेरिका के, और दूसरी जानिब से जो है वो ईरानी वफ्द है, वो बहुत बड़ा एक भारी वफ्द है वो भी। क्या उनको जेडी वैंस जो हैं उनको सदर ट्रंप का तमाम इत्मीनान हासिल होगा कि वो जो बात यहाँ पर करके जाएं वो फाइनल करके जाएं, या वो उनको कॉल करके पूछेंगे कि सर ये हो रहा है अब क्या करूं? क्या ऐसा होगा, या वो यहाँ पर जो बात होगी वो फाइनल करके वो खुद बाइख्तियार होंगे कि वो फाइनल करके जाएंगे? इससे मुज़ाकरात में डिले का शिकार भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, गालिबन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जेडी वैंस से कहा होगा, जो हम तवक्को कर सकते हैं, वो ये है कि ये जितना गुफअप हुआ है, जितना गंद उछला है, जो ये जलालत हुई है ये ईरान के साथ जंग छेड़ के, और जो मुंह काला, इससे निकाला जाए, इसका कोई ना कोई इसका हल करके इसको खत्म किया जाए इस मामले को, ताकि ये बात आगे बढ़े। लेकिन ये तासुर भी जाए कि अमेरिका जो है वो जीता है। ठीक है, अमेरिका जीता है और अमेरिका, लेकिन इशू ये है कि अब वो जो एनरिच यूरेनियम वाली बात है, अब देखिए ना, वहां पर इसमें कोई ना कोई तो कुर्बानी का बकरा बनेगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये कहना कि जी लिबनान का इशू ही नहीं था, अच्छा लिबनान का इशू नहीं था तो फिर ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने गाली दे दी नेतन्याहू को। उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा था कि ये जब ये सीज़फायर हो रहा है तो इस दौरान तुम जंगबंदी करो। अच्छा, गाली पड़ गई नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू ने आगे से कहा नहीं, मैं अमेरिका आ रहा हूं, यानी मैं अमेरिका आ रहा हूं और अपने साथ मैं मुज़ाकरात करूंगा अमेरिका में लिबनान के वजीर आजम के साथ। वो लिबनान के वजीर आजम जिन्होंने कल शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि जंग रुकवाएं। अब मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि वहां पर ये जो मागा बेस है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो आखिरी गालियां दी हैं जिस ट्रूथ सोशल पे, तो उन्होंने तो अपनी टीम को दी है ना, वो अपनी टीम को बुरा भला कह रहे हैं, वो अपनी टीम को बुरा भला कह रहे हैं, टकर कार्लसन को भी कह रहे हैं, वो जो है वो जो ओवेन है उनको भी कह रहे हैं, बाकी लोग। तो अब इशू मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि देखें, जैसे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शुरू दिन से मुज़ाकरात में थे, शुरू दिन से वो यूक्रेन के मुज़ाकरात में भी थे और वो मशरिक़ वुस्ता में भी तमाम तर मुज़ाकरात में थे। अब ये पोजीशन हो गई है, यानी वो जो हुतीस के साथ मुज़ाकरात ओमान में, ना सिर्फ ये कि ओमान में ईरान के साथ, बल्कि जो इससे पहले हुतीस के साथ अंसारुल्लाह के साथ मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी वो शरीक थे। अब सूरत हाल ये बनी है कि इस पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की वो बात नहीं रही जो उनके ऊपर एतमाद था सबको। अब वो ईरान कह रहा है कि जेडी वैंस को लेकर आए और जेडी वैंस की मौजूदगी में ही हम बात करेंगे। अब सवाल ये है कि जेडी वैंस पहले तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहे, जेडी वैंस को यकीनन कंप्लीट ब्रीफ किया होगा स्टीव विटकॉफ ने और जेरेड कुशनर ने, और ऐसा ब्रीफ किया होगा यकीनन कि जिसके नतीजे में उनको भी वे आउट मिले, यानी स्टीव विटकॉफ भी जा सके ना अरब मुल्कों में, बैठ सकें, जा सकें वहां पर, वो आगे कोई गजा के हवाले से कोई फैसले करने हैं उसमें भी ये कहीं शरीक हो। अभी तो वो बिल्कुल ही आउट हो गए। अच्छा, सारा मलबा जो है फिर वो उन पर भी डल गया कि भाई उन्होंने आके जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि जी, और ये खुद भी वो कह चुके हैं मीडिया पे, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि जी इतने % यूरेनियम के ऊपर वो तो ईरान तैयार नहीं हो रहा और मुज़ाकरात खत्म और जंग। बाद में कहानी पता ही चल रही है कि वो तो नेतन्याहू ने कहा था, वो तो इन्होंने कहा ही नहीं था। ये कई दफा मीडिया पे कह चुके, मैंने कहा ना गुफअप है, गुफअप। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो नेतन्याहू ने इनको कहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफ किया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास जितने लोग थे वो बस ये भी, इसने भी हमायत नहीं की, इसने भी हमायत नहीं की, इसने भी हमायत नहीं की, सब उसके खिलाफ थे। लेकिन किसी ने कहा नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि प्रेसिडेंट साहब ये ना करें, मतलब सब खिलाफ थे। अब मसला ये है कि ये यहां पर ये मामला उलझे हुए हैं। अच्छा, चाइना भी इसको देख रहा है। चाइना में देखिए ना, कल वो ताइवान की जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जो मुलाकात हुई उसको नजरअंदाज ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है ताइवान में, जो शी जिनपिंग से उनकी अपोजिशन लीडर मिली है ताइवान की। रशिया इस मामला को देख रहा है।
ये अब रशिया और ईरान के आपस में फिर राब्ते हुए हैं दोबारा। ये ईरान और रशिया का जो मामला है, ऐसे दरमियान में इतना पैनिक फैल गया खलीजी रियासतों में कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुला के उसे मुआहदा कर लिया कि भाई ये हमें दो, पता नहीं अमेरिका किधर चला गया है, हमें दो जल्दी जल्दी मिसाइल विजाइल ये दो। उसके वो प्यूटिन के साथ जो मामला थे वो खराब हो गए। ये स्टीव विटकॉफ और इनको फोन कर रहा है प्यूटिन कि भाई ये क्या तुमने यहाँ पर तमाशा बनाया हुआ है, वो मुज़ाकरात उधर के खराब हो गए। तो ये सारा गुफअप जो है इसको अब तय कर रहे हैं जेडी वेंस ने। अब ये मेरा ये अपना ख्याल और गुमान ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जितना गुफअप हुआ है ना आपस में, वहां पे सारा या तो किसी पे मलबा डालेगा, ट्रंप साहब पे तो नहीं डालेगा, या तो ट्रंप साहब किसी एक आध को फायर कर देंगे, और क्योंकि आपस में लेग पुलिंग शुरू हो गई है। ये मैं बता दूंगा आपको, जो ट्रंप साहब की टीम है नीचे उसमें लेग पुलिंग हो रही है एक दूसरे के, इसने किया, क्योंकि इसका मलबा कोई नहीं उठा पा रहा। और ज्यादा जो इल्जाम आ रहा है वो पेथे एग्जिट पे आ रहा है कि ये आपने कैसी जंग छेड़ी है जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ मैं फतह कर गया हूं और सब कुछ मैं जीत चुका हूं। देखिए जॉन कैरी जो कि सेक्रेटरी स्टेट रहे इससे पहले, वो ये कह रहे हैं, जॉन कैरी का बयान आया है कि बुश, ओबामा और बाइडेन तीनों के पास, और वो कह रहे हैं पूरा व्हाइट हाउस पेपर्स मौजूद है, फाइल्स मौजूद हैं, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है व्हाइट हाउस में कि नेतन्याहू तीनों सदूर के पास आया और उसने यही फॉर्मूला पेश किया कि ईरान पे अटैक करना है। और हमने कहा कि ईरान पे अटैक नहीं हो सकता, हमारी असेसमेंट्स ये हैं सीआईए की और आर्मी की और पेंटागन की और स्टेट डिपार्टमेंट भी, कि ईरान पे अटैक अभी आप ना करें, आपके पास ना इतनी फौजी सलाहियत है और इतना हम पहले फंसे हुए हैं, आप अटैक ना करें। तो जॉन कैरी ये कह रहे हैं कि ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और बुश का भी नाम ले रहे हैं, इसे इनमें रखिए कि बुश रिपब्लिकन, यानी बुश उस पार्टी के हैं जिस पार्टी से ट्रंप हैं। तो वो कह रहे हैं कि बुश के पास भी ये सारा रिकॉर्ड, बुश से आप पूछ लें, बुश के पास क्या नेतन्याहू आया था कि नहीं आया था कि ये, और यही प्लान लेकर आया था पूरा। तो बुश ने कहा था कि नहीं भाई, ये इस वक्त ईरान पे अटैक हम करने के काबिल ही नहीं है। तो वही कहते हैं कि ये जो है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को हमने भी मैसेज भेजा, सारे लोगों ने मैसेज भेजा कि भाई इसकी, और वो जाहिर है कि सेक्रेटरी स्टेट रहे हैं और एक उनके सेटअप का एक हिस्सा रहे हैं जॉन कैरी। तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो यही प्लान, यही गुफ्तगू, यही बातें हमारे सामने रखी थी, हमने कह दिया था ना, और अब ये ट्रंप साहब इसमें कूदे हैं। वही एग्जैक्टली वही हुआ है जिससे हम घबराते थे, हम डरते थे। और एक एक नुक्ता वो कहते हैं कि सारे जो नोट टेकर्स हैं, जो फाइल्स हैं, और आप उनको चेक कर लें, वो कहते हैं सीआईए की चीफ बुलवा लें, पुराने सारे बुलवा लें। यही बात बुश को और ओबामा को, और उसके बाद जो है वो, बल्कि वो तो क्लिंटन तक जा रहे हैं, वो तो क्लिंटन को भी बेचने की कोशिश की थी, यही फॉर्मूला। तो ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अब फेस सेविंग जेडी वेंस को निकालेंगे, लेकिन आपने हुर्मुज को कैसे करना है कंट्रोल। देखिए खलीजी रियासतों के आपस के मसाइल उनके खड़े हो गए हैं, और वो क्या वो ये कहते हैं यहां से कि अभी मैं इनरिच यूरेनियम आप हवाले करें, वरना क्या करेंगे, दोबारा जंग छेड़ देंगे। तो दोबारा जंग तो नहीं छेड़नी उन्होंने, जेडी वेंस ने कोई ना कोई यहां पे मामला तय करके जाना है, लेकिन क्या वो 1 या 2 दिन में हो जाएगा और उसमें खलीजी रियासतें सब मान जाएंगी सारे, जो यानी देखे ना एक गुफअप हो गया है मामला। तो उस गुफअप मामले में कि वो कहां से टोल टैक्स होगा, नहीं होगा, फिर हिजबुल्लाह के साथ मामला कैसे तय होंगे, फिर अंसार अल्लाह उनके साथ कैसे तय होंगे, क्या इसका एक दूसरा राउंड होगा, क्या ये मुज़ाकरात 2-3 दिन चलेंगे या एक ही दिन के अंदर चंद घंटों में ही सारी बातें तय हो जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ तय हो जाएगा। लेकिन बुश जो ट्रंप इंतजामिया है, वो चूंकि अंदर उनके इख्तलाफात और इन फाइटिंग को शिकार हो गई है, तो उम्मीद यही है कि जेडी वेंस कोई ना कोई हतमी बात करके जाएंगे, लेकिन उनकी हतमी बात फिर उनकी भी लेग पुलिंग शुरू हो जाएगी पीछे। जी मैं आपको जैसे मैंने कहा ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप से तो सब घबरा रहे हैं, बल्कि अब तो खुल के कुछ लोग उनके खिलाफ भी बोलना शुरू हो गए हैं ना, टकर कार्लसन वगैरह उनकी मेगा बेस में। लेकिन यह है कि जो जेडी वेंस हैं वो अपना पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे कि वो इस गुफअप के अंदर ना ट्रंप साहब की नाराजगी लें और ना ही वो ऐसा एक ग्राउंड नीचे तैयार करें कि इतनी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद है ना इस पूरे के पूरे मामलात को कोई रास्ता दिखाने की। तो पता चला ईरान के लोगों के साथ उनके मामलात भी नहीं तय हुए, यहां पर भी डेडलॉक हो गया, फिर क्या होगा, मतलब व्हाट नेक्स्ट। तो उन्होंने हल करके ही जाना है कुछ ना कुछ मामला।
ईरान के लोगों ने भी, जो उनका वफ्द है वो भी बड़ा यानी मुश्किलों से, आपको पता है उनके यहाँ भी बड़ी एक रेजिस्टेंस है, वो भी कि जी बात नहीं करनी है, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। तो ये जो मामला है, और वो कह रहे हैं लिबनान का मामला सबसे ऊपर है, तो ये है कि अब इसमें वो नेतन्याहू जाएगा लिबनान के वजीर आजम से मिलने के लिए जो है वो वाशिंगटन, तो इस दौरान शहर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा जंग छिड़ जाएगी। तो काफी मेरे ख्याल से ट्रंप इंतजामिया में इस वक्त अंदरूनी कश्मकश अरूज पे है अपना। जी सारे सूरत हाल में डॉक्टर साहब आपने जो एक्सप्लेन किया, हम देख सकते हैं कि जेडी वेंस जो हैं वो बहुत ही इस टाइम एक प्रेशर के अंदर हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन पर डिपेंड करती हैं और बहुत सारे मामला को मद्देनजर रखना है। कायद साहब, आप कहिएगा कि आप क्या हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कल मरकजी दौर होगा इन मुज़ाकरात का, क्या हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे, या फिर हम देखेंगे कि मुज़ाकरात जो है टू बी कंटिन्यू हो जाते हैं या सिचुएशन कहीं और जाएगी? देखिए, मेरी नाचीज़ राय में हम एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी में दुनिया ने कदम रखा हुआ है। नंबर वन ये देखिए। दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पे एक बड़े आदमी एंटोनियो ग्राम्शी की एक कोटेशन याद आ रही है, जो कि लेफ्ट के बहुत बड़े लीडर थे इटली के। वो कहते थे कि एक अहद मर रहा है और एक नया अहद जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। ये जो डॉक्टर साहब ने बड़ा सही नक्शा खींचा, न हाथ वाक पे है, न पा है रकाब में। तो ये जो हमें खलबली नजर आती है वो ये है, ये खलबली शुरू कैसे हुई? ये मागा क्या था? मेक अमेरिका ग्रेट क्या था? कि ये जो जवाल का एहसास था, एक बहुत बड़ी ताकत का जवाल, जिसके 200-300 साल जिसका इक़्तिदार रहा, हमने देखा अनचैलेंज, सिवाय 70 साल सोवियत यूनियन के साथ मुकाबलेबाजी को छोड़ के, ये कोल्ड वार को छोड़ के। तो ये एक पूरा सिस्टम, पूरा एडिफिस हमारी आंखों के सामने मुनहदिम हो रहा है, ये गिर रहा है। और जो इनका जो इनएप्टीट्यूड है, और वो हमें पूरी तरह क्या करेगा, जेडी वैंस आ रहा है, ये क्या करेगा? दे आर द क्रिएटर ऑफ दिस मेस। इस मेस को क्रिएट इन्होंने किया है, और अब ये आ गए हैं हमसे कि मदद मांगने अपनी डेस्पिरेशन में, क्योंकि जो कीमत है, ईरान ने इतनी बड़ी कीमत लगा दी है अपनी तबाही की कि वो पूरी दुनिया की तबाही में बदल सकती है। अब भी अगर ईरान के पास इतना लीथल सामान मौजूद है कि वो सिर्फ वो तो क्या जाएगा गारों के ज़माने में, ये पूरी दुनिया गारों के ज़माने में भेज देगा। तो वो प्यूनिटिव एक प्राइस जो ईरान ने वो इनकार होने का जो एक खौफ पैदा किया है, उस सिलसिले में ये तशरीफ़ लाए हैं। अब उधर जो वो अगर ये अमन होता है, अब इन्होंने एक और फ्रॉड कर रहे हैं। वो फ्रॉड क्या है कि नहीं, ये जो अलहदा से बात होगी इससे हिजबुल्लाह से, और अलहदा से बात होगी, वो क्यों अलहदा करना चाहते हैं? वो जंग को जारी इसलिए रखना चाहता है कि उसके तो वारंट निकले हुए हैं नेतन्याहू के। अगर ये स्टेट ऑफ एमरजेंसी इजराइल में से खत्म होती है तो ये तो मुश्तबा है, ये शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा इसको खुद अपने मुल्क में। ये सिर्फ आलमी तौर पर ही जराइम पेशा नहीं है, आलमी तौर पर ही मतलूब नहीं है जी, यहाँ पे मतलूब है आपको अपने मुल्क में। तो ये पहली बात तो ये समझें कि पूरा इकोनॉमिक एडिफिस, आपका सिक्योरिटी का एडिफिस, पूरा स्ट्रक्चर जो था वो रूबा अनहदाम है। और जैसे मैं ग्राम्शी को कोट कर रहा था कि इसकी जगह नए कैसे इन प्लेस आते हैं, तो ये समझ लें कि ये तारीख को एक दर्द-ए-ज़े है। और इसमें एक बात याद रखिए, दर्द-ए-ज़े और ये कैसी कैफियत होती है कि इसमें दुरुस्त तरीके से हो तो खुशियां मिलती हैं, नए जन्म होते हैं, और अगर दूसरा कुछ और गलत हो जाए तो ना जच्चा बचता है ना बच्चा बचता है। तो ये है सिलसिला। दुनिया एक इस तरह के नाजुक मोड़ में है। इनकी अगर इनमें अक्ल और दानिश हो तो जिस तरीके से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इन्हें रास्ता दिखा के एक महफूज रास्ते की तरफ इशारा दे रही है, उस तरफ चले जाएं, वरना ये जितनी बड़ी तबाही होगी। और ये अब क्यों लड़ रहे हैं आपस में? देखें, वो मार्क्स ने कहा था कि जब क्राइसिस आता है, रेवोल्यूशनरी पीरियड्स जो है वो अब खुलते हैं दुनिया में, तो सबसे पहले रूलिंग क्लास अपने अंदर लड़ती है, उनके अंदर लड़ाई होती है। आज अमेरिका की रूलिंग क्लास दो हिस्सों में तकसीम है। एक कहते हैं यार इसको ट्रंप को अंदर करो मारे जाएंगे, दूसरी कहते हैं नहीं ये ट्रंप को कर दो वरना मारे जाए। और दोनों ही ठीक कह रहे हैं। ये दोनों सूरतों में डूम्ड हैं।
यानी वो Exactly. यानी एक कहता है रिफॉर्म करो तो मारे जाएंगे, एक कहता है ना करो तो मारे जाएंगे, वो दोनों ठीक कह रहे होते हैं वो क्योंकि अपने point of निजाम view से दोनों उस ठीक है। ठीक है काई साहब, मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ है। मियाँ साहब कोई पॉइंट शेयर करना चाह रहे हैं? जी मियाँ साहब। जी उनला, मैं पहले कुछ तफसीलात दूंगा और उसके बाद डॉक्टर साहब से एक रहनुमाई के लिए सवाल करूंगा। डॉक्टर जी। साहब, जो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें 5 बड़ी शख्सियात जो हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं, और 5 बड़ी शख्सियात में सबसे पहली शख्सियत जो है वो जेडी वैंस हैं, जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं। उनके बारे में उनकी वजह शोहरत ये बताई जाती है कि वो फ़लसफ़े और कानून की डिग्री रखते हैं, और उसमें वो बतौर वकील भी अपनी शोहरत रखते हैं। 2022 में वो सेनेटर बने, 2024 में नायब सदर बने, और जो विटकॉफ हैं वो जो वो कानून की डिग्री भी रखते हैं, सियासत की डिग्री भी रखते हैं, और रियल स्टेट के में जो है वो सरमायाकार भी हैं, और वो खुसूसी एलची हैं, और इसके अलावा ट्रंप के जो हैं वो बिल्कुल काबिले एतमाद जो हैं वो साथी भी हैं। जैरेड किश्नर जो हैं वो सदर ट्रंप के जो हैं वो दामाद हैं, और इसमें उनके पास भी कानून और MPA की डिग्री जो है वो मौजूद है, और वाइट हाउस में वो मशीर भी हैं, और जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था उसमें भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। और वो इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो ईरान के जो मुज़ाकरात के लिए वहाँ से जो आए हैं बाकर कालीबाफ साहब, उनके पास भी PhD की डिग्री है। जोग्राफिया में उन्होंने पॉलिटिकल और जोग्राफिया में PhD की हुई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। 2025 में वो सदारती इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, और तेहरान के मेयर भी रहे हैं, और 2024 में स्पीकर मुकर्रर हुए थे। वज़ीर ख़ारजा अरागची जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और सियासत में डिग्री रखते हैं, और 1996 में PhD उन्होंने मुकम्मल की थी, और वजारत ख़ारजा में रिसर्च थिंक टैंक का हिस्सा भी रहे हैं। सर, इतना बड़ा वक्त, इतना बड़े क्वालिफाइड वक्त, इतना बड़ा जो है वो जहां दीदा और इतने शोहरत रखने वाला जो वक्त है, दोनों तरफ से 5 शख्सियात। आपने फरमाया था कि ये मुज़ाकरात जो हैं, आपने कुछ सवाल उठाए थे इस हवाले से, तो मैं यही रहनुमाई आपसे चाहूँगा कि क्या ये मुज़ाकरात कल मुकम्मल हो जाएंगे, इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, या मज़ीद मुज़ाकरात होंगे, और एक बहुत बड़ा एकॉर्ड जिसको इस्लामाबाद एकॉर्ड कहा जाएगा, जिसको मुआहिदा इस्लामाबाद कहा जाएगा, वो होगा इस्लामाबाद में, यानी 2-3 मराहिल इसके मज़ीद होंगे, या कल कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, देखिए, हमारी तो दुआ है कि मुआहिदा हो। पहले तो जंगबंदी हो ना, इसका मामला पहले तो जंगबंदी रहे, सब मुज़ाकरात की मेज पे बैठे और तय करें। लेकिन वो उसमें इतने अंडे बच्चे हैं, इतना कुछ पेचीदा हो चुका है मामला, कि वो एक दिन में या चंद घंटों में, मुझे तो यानी मेरी दुआ है कि ऐसा हो जाए, लेकिन जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यानी जैसे लेबनान का मसला है, अब लेबनान पे सीजफायर हुआ था मामला या तय नहीं हुआ था? जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी उसी बात को तो ट्रंप साहब ने, यानी ये कोई बात समझने को कोई, यानी आप मुझे बताएं ना, वो कह रहे हैं 10 पॉइंट कुछ और थे, मेरे पास 10 पॉइंट्स कुछ और हैं, उसके पास 10 पॉइंट्स कुछ और हैं। ईरान कह रहा है कि हमारा तो पहला ही नुक्ता ये था कि जो लिबनान है वहां पे खाना जंगी खत्म, ये जो इसराइल की जाहिरियत खत्म की जाए। अब इसके तुक्के, अब जेडी वैंस के पास कौन से 10 पॉइंट्स हैं? अब देखें ना, ये अजीब सी वहां पर खिचड़ी पकी हुई है, जो मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि वो गुफो हुआ हुआ है। वो एक ही 10 पॉइंट्स होंगे यकीनन, लेकिन फिर ट्रंप साहब पे प्रेशर आया होगा सबका कि ये तो इसमें इंडेज यूरेनियम नहीं डाला, इसमें तो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं डाला, इसमें तो ये नहीं डाला, वो नहीं, उन्होंने कहा इसको निकालो, उसको निकालो। फिर उन्होंने कहा वो लिबनान के अंदर जंगबंदी, उन्होंने कहा कि वो तो नेतन्याहू नहीं मान रहा, फिर उन्होंने गालियां दी नेतन्याहू को। अब नेतन्याहू रुक गया उसमें, वो कह रहा है अच्छा मैं वाशिंगटन आ रहा हूं। वाशिंगटन में क्या करेगा नेतन्याहू जाके? ये मामला, इस पे सबसे ज्यादा आपको पैनिक के साइन नजर आ रहे हैं ना दूसरी साइड पे, दूसरी यानी ईरान और पाकिस्तान, यहां को पैनिक नहीं है। तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इन्होंने ट्रंप को और पाकिस्तान की तरफ से मैसेज किया कि आप इसराइल की जाहिरियत रोकें, और ट्रंप के मुंह से गाली निकली। फिर ट्रंप ने गाली दी उसको, नेतन्याहू को बाकायदा। बात यह है कि वो नेतन्याहू ने खड़े हो जाना है। तो अगर ये जंगबंदी हो, ये यानी अगर चले मुज़ाकरात के ऊपर भी चले जाते हैं, आप कहते हैं कि जी अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे वहां पे वाशिंगटन में, नेतन्याहू जाता है और साथ लिबनान के वज़ीर आज़म जाते हैं, तो इतवार के दिन तो नेतन्याहू अदालत में खड़ा होगा, अदालत में वो खड़ा होगा। जंगबंदी आज हो गई, कल होगी, जो कि उसने कहा, ट्रंप ने गाली देके कहा कि मैंने उसको कहा था कि जंगबंदी, जब तक इसको तुम इसमें गंद ना खोलो। और जाहिर पाकिस्तान की तरफ से मैसेज किया होगा, तुर्किया की तरफ, तुर्किया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है, सऊदी अरेबिया ने स्टांस लिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग।
इशू ये है कि वो वहां पर उसने नेतन्याहू ने कहा, अच्छा मैं वाशिंगटन आ रहा हूं। फिर नेतन्याहू को ख्याल आया कि ये तो टाइम आगे हो गया है, क्योंकि ये तो इतवार के दिन तो मैं अदालत में खड़ा हूंगा, और अदालत ने अगर मुझे उसी दिन फटका दिया या उसके अगले दिन फटका दिया कि तुम इधर आओ, तुम बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, तो वहां पर मेरी पोजीशन क्या होगी। अच्छा, फुल पावर के साथ इस वक्त अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, फुल पावर के साथ मैंने ये पिछले चंद दिनों से हिजबुल्लाह को इस तरह सामने आते नहीं देखा। हिजबुल्लाह ने भी वो जो है ना पहले गियर पे डाल दी है अपनी जो मुजाहिमत है, और वो दे मार, ठीक है ना, वो शुरू वहां से हिजबुल्लाह निकल के उन्होंने कहा इस मरहले पे जो भी करना है इसी मरहले पे करो, ताकि एक्सीलेट इतना कर जाओ कि वो जो है वो इसके अलावा कोई रास्ता ही सामने ना रहे नेतन्याहू के, और ये जो डायलॉग शुरू होना है, इससे पहले कहेंगे भी आपने मानना है तो माने, नहीं मानना तो वो इसराइल में दाखिल हो रहे हैं, और साथ ही हमास दाखिल हो रही है, और साथ ही एक दो हुकूमतें बड़े पैनिक में ज़हन में रखें आप, हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन जॉर्डन के अंदर आपको पता है फलस्तीनी, वो फलस्तीनी मगरबी किनारा, वो सारे खड़े हो जाएंगे इस वक्त। इनके पास तो थर्ड वार्ड सारे फारिग हो चुके हैं, और एक जिसके ऊपर नजला गिरने के ज्यादा इम्कान आते हैं कि सारे के सारे मिलकर उसमें टोपी करा दें कि हम सब तो, हमें तो पता ही कुछ नहीं था, इस आदमी ने हमारे साथ गंद की है, इस बात के भी इम्कान आते हैं। और वो है नेतन्याहू के, सारा मलबा नेतन्याहू पे डाल दें कि इसने कहा था कि 2 दिन के अंदर जंग जीत जाएंगे, इसने कहा था 2 दिन में जंग जीत, इसने कहा था वो रजा शाह पहलवी का बच्चा जो है वो 4 दिनों के अंदर वहां पहुंच जाएगा। तो ये भी इम्कानात हैं कि सारा जो कुर्बानी का बकरा है वो नेतन्याहू बन जाए, ये इस बात के भी इम्कानात हैं। बिल्कुल। और उसमें दोबारा वो सारे जाहिर है कि लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जो भी कुछ होगा ये खत्ता ऐसे नहीं रहेगा दोबारा। एग्जैक्टली ना अपने हुरमुज ऐसे रहेगी, ना ही खलीजी ममालिक के ताल्लुकात आपस में रहेंगे, ना जीसीसी के मुल्क आपस में इकट्ठे रहेंगे। कुछ ममालिक इधर हैं, कुछ उधर हैं, किसी को कह रहा है हमने इससे बात की थी, कोई रेस्टी विथकॉफ से हमने कमिटमेंट की थी इन्वेस्टमेंट की, कोई कह रहे हैं जेरेड कुशनर से की थी, कोई कह रहे हैं उससे की थी, कोई उससे की थी, उससे की थी, उससे। तो एक टोटल स्यापा पड़ा हुआ है, और इस स्यापे के दौरान जो है वो पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से कहा गया है कि बहुत सारे इनपुट यमन के हवाले से, आपने हुरमुज के हवाले से बहुत सारे मामला पाकिस्तान भी अपना इनपुट दे रहा है, और पाकिस्तान भी, और जाहिर है कि दीगर ममालिक के साथ भी मुशावरत करके, और वो भी ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि ये अगर मुज़ाकरात जो हैं, एक तो जंगबंदी हो, और अगर जंगबंदी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाती तो फिर तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक ईरान के लोग तो उनको तो आपको पता है उनके आने के ऊपर इशू हो रहा था कि वो आते हैं कि नहीं आते, आते हैं कि नहीं आते। अब ये इतलाते हैं कि वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, और कोई ना कोई बात उनकी यानी लेबनान के अंदर तो ये सीज फायर हो रहा है ना, लेबनान की बात तो मान ली कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे सीज फायर। लेकिन डॉक्टर साहब हमें ब्रेक पे जाना है, फिर हेडलाइंस करनी है, ब्रेक के बाद वापस आते तो नाज़रीन दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियां शाहिद, पहले मैं चाहूँगी आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी जो शहरी इक़्तिदार के उस बारे आगाह करें, फिर हम अपने तज्ज़ियाकारों की तरफ भी बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, इस्लामाबाद के पीस जोन में इस वक्त तमाम तर तैयारमल हैं, और अभी कुछ देर पहले हमने अपने नाजरीन को दिखाया था कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो फ़ज़ा में बुलंद था। तमाम तर जायज़ा लिया गया तैयारियों का, जो कि मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो चुकी हैं, और अभी 2 मेहमानान गिरामी जो है उनका इंतज़ार है ही, वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे और इस पीस जोन में दाखिल होंगे। तो मुज़ाकरात का पहला मरहला जो है वो आज उसका आगाज़ हो जाएगा। दोनों जो ममालिक हैं उनके जो 10 नुकात ईरान के हैं वो पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं, और जो अमेरिका के 15 नुकात हैं वो भी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के अपने भी 5 नुकात हैं, और इसमें एक एजेंडा तैयार कर लिया गया है। मुज़ाकरात जो है वो होंगे 2 मराहिल में होंगे, और उससे बड़ी उम्मीद की जा रही है कि किसी मुआहदे पर पहुंचा जाएगा। अभी मेरे सामने इन मुज़ाकरात के हवाले से जो अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनको देखा जाए कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हुई है और पाकिस्तान का जो किरदार है, इस हवाले से सर्वे मौजूद है, और उसमें जो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से सर्वे है उसमें ये कहा गया है कि 10 में से 8 शहरी जो हैं वो पाकिस्तान के सीज फायर के किरदार से मुतमिन है, और 10 में से 9 शहरी पाकिस्तान के सालसी के किरदार से जो है वो पर खुश हैं, और आलमी अमन के लिए 88% शहरी जो है पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार के हामी हैं, और पाकिस्तान में 93% जो है अवाम हुकूमत की जंग बंदी काविशों के हमायती हैं, और पाकिस्तान के 80% शहरी जो हैं
वो खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरुम्मीद हैं। 82% अवाम पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और 72% पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के सालसी के किरदार से जो पाकिस्तान मजबूत हुआ है उसकी हमायत करते हैं। और अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने देखा कि चंद दिन पहले की जो दुनिया थी वो आज वो दुनिया नहीं है, और जो पाकिस्तान का किरदार है इसके असरात जो हैं पूरी दुनिया पर पड़े हैं। यूरोप पुरसकून हो चुका है जो कि तनाव का शिकार था, वहाँ पर जो है वो तजारती बहरान आ चुका था, पेट्रोलियम का बहरान पूरी दुनिया में था, आज नहीं है, और वो बहुत हद तक जो है वो कम हो चुका है। कीमतें जो हैं वो आसमान को पहुंच चुकी थी जो कि कम हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी इसके असरात आने वाले हैं और आज रात हो सकता है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हो जाए। एशिया जो है वो उसमें ज़िंदगी जो है वो चल पड़ी है। गल्फ जो कि जल रहा था वो पुरसकून हो चुका है, और चीन है, दीगर इलाके हैं जहां पर तनाव का उस वक्त माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। अमेरिका के अंदर अमेरिकन जो थे वो गुस्से में थे और सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर नाराज़ थे, वहां पर जो है वो सुकून आ चुका है। तो पाकिस्तान का एक ऐसा किरदार है जिससे जो है पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत जो है वो बड़ी है। लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, और इस वक्त हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पहले ये पहचान होती थी कि आप कहां से हैं तो कहा जाता था इंडियन, नहीं, अब जो हालात हैं वो ये है कि इस खित्ते की पहचान पाकिस्तान बन चुका है, पूरे के पूरे खित्ते की पहचान, और पाकिस्तान जो है मरकज़ निगाह बन चुका है, पाकिस्तान मेज़बान बन चुका है अमन का। और आज इस्लामाबाद के अंदर इंतज़ार हो रहा है उन मुज़ाकरात का जो कि अभी कुछ देर में या शाम को जो है वो शुरू होने वाले हैं। इस्लामाबाद में शाम का वक्त है और 2 मेहमानों का इंतजार है, जैसे वो आएंगे तो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। ये कुछ देर बाद मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर हम देखेंगे, अमली तौर पर आगाज़ हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो आलमी दुनिया जो है वो जंग के दहाने पर थी, ख़तरनाक मोड़ पे थी। ऐसे में पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, अमन का अलंबरदार बन के सामने आता है और एक ब्रिज की सूरत हाल उसने इख्तियार किया। अभी कायद साहब ये कहेगा, अगर मुज़ाकरात की बात की जाए, अभी ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब ने भी कि अभी अमरीकी क़यादत को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार भी दिखाई देते हैं और कंपोज नहीं है। इसके बरक्स अगर ईरानी क़यादत को देखा जाए तो उनके जितने भी निकात हैं, 10 निकात उन्होंने रखे हैं, वो हर पॉइंट पर जो है मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं। इस सूरत हाल का कितना फ़ायदा होगा ईरानी क़यादत को और ईरान को, और अमेरिका को क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं इससे? जी, ये दुरुस्त बात है। जो ईरानियन क़यादत हमें डिस्पाइट इस फैक्ट कि वो बड़े प्रेशर में थे, उन पर हमले हो रहे थे, ताबड़तोड़ हमले थे, एक सॉर्टीज जो थी पता नहीं हज़ारों की तादाद में दिन में हो रही थी, तो वो बड़े वेल कंपोज्ड रहे हैं उनके रिस्पांस, और उन्होंने बड़ा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक आला सकाफती मैार की हामिल वो कौम है। जिस तरह 2700 साल पुरानी उसकी एक तारीख है, तो वो इट वाज बिट्रेड बाय देयर बिहेवियर जो उनका हमें सामने नजर आया है। और सेकेंडली ईरानियन हमें इस पूरे दौर में हमें लगता है कि देवर वेल इन द सैडल, वो ज्यादा मजबूत, उन्हें दे न्यू प्रिटी वेल व्हाट दे आर डूइंग, वेयर एज जो अमेरिका था वो हमें जिसे कहते हैं ना उर्दू में टामक टोइयां मारते थे, ऐसे कर देंगे, वो बर्बाद कर देंगे, तहजीब खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, साथ उनके तैयारे गिर रहे थे, साथ उनको हर सतह से शिकस्त हो रही थी। और जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बड़ा बजा तौर पर फरमाया है कि अब वो एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो ये फतहमंद हो जाते तो जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि जो फतह है उसके 100 बाप होते हैं और बेचारी शिकस्त बड़ी यतीम होती है। अभी मुझे वो ब्रेक में कह रहे थे, तो ये बेचारे अब कुछ यतीम ही से ही नजर आते हैं हमें। और आज अभी भी मेरा ये ख्याल है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कल भी फरमाया था कि ये अब टेबल पे ये जंग नहीं जीत सकेगा अमेरिका, और ये जो थोड़ी बहुत ये शरारत जो कर रहा है वहां पे कि जी हम बाद में इनसे मुज़ाकरात करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान मानेगा। ईरान का जो मुतालबा था और जो पहले 10 पॉइंट्स थे उसमें ये बात शामिल थी कि इसमें हूतीज़ भी शामिल हैं और इसमें जो है वो हिजबुल्लाह भी शामिल है, तो ये उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने बड़ा स्टीली किस्म का डिटर्मिनेशन देखा है। मैंने ईरान की जो
देखें वो इतनी बड़ी, अब तो खैर हम उन्हें ताकत मान रहे हैं और ये रीजन अब ताकत मान के आगे चलेगा। और ये भी बात तय है कि अगला जो अरेंजमेंट होगा और अगली जो दुनिया इमर्ज करेगी, खास तौर पे हमारे खित्ते में ईरान एक ताकतवर और माशी तौर पर मुस्तहकम रियासत के तौर पर उभरेगा, क्योंकि इसके पास वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर ये अपना हुर्मुज में से भी टोल टैक्स ले लेता है, जो कि लेना चाहिए इसको, तो वो और नुकसान की रेपरेशन भी ले लेता है, तो उसके अंदर जो दुनिया का आला तरीन आयल है जिसमें कम से कम नाखालिसियत है, ये बेस्ट आयल है जो वो प्रोड्यूस करता है। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा लॉन्च पैड है उसके पास। और फिर ईरान के पास एक और बहुत अजीब चीज है जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कि ये जो तमाम उसके खिलाफ सैंक्शंस थी, जो कुछ इन सैंक्शंस ने उसको सिखाया है। और मैंने खुद ईरान में जाके देखा है कि कैसे दे हैव बिल्ट ऑन दैट और कैसे सेल्फ सफिशिएंसी वो लेके आए हैं। तो ये अब जो रीजन है, इसमें ईरान विल बी अ पावर टू रेकन विद। और ये हमने अभी भी जंग में देखा कि दे प्रूव टू बी अ पावर टू बी रेकन विद। तो ये है सिलसिला। तो जबकि हमें डिसरे नजर आएगा, इल्जाम दर इल्जाम नजर आएगा, एप्स्टीन फाइल्स निकलेंगी, एक गंद उछलेगा उस जानब आपको, वो तमाम जवाल के वाजे निशानियां जो हैं वो उभर के आएंगी। जैसे अभी कहा कि मिलानिया को क्या जरूरत पड़ गई भाई आज ये कहने की कि मेरा एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अब देखेंगे कि ये बड़ी खाक उड़ेगी, एक दूसरे पर इल्जामात आएंगे। यही एक्सेट जो हैं ये इम्पीचमेंट किसकी होती है, केस किस पे बनते हैं, ह्यूमन वायलेशन किसने कानून की है, ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम मारने। आज एक फेडरल जज ने पेंटागन के खिलाफ फैसला दे दिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के 7-8 साफियों के हक में। तो हम ये देखेंगे कि ये खाक खूब उड़ेगी अमेरिका बहादुर में। ये देखने वाली बात है। भी हो सकते हैं, बहुत सारे शख्सियात हैं जो वो एक्सपोज भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये कहिएगा कि पाकिस्तान का अब तक का जो किरदार रहा है वो एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर सामने आ रहा है और बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आप क्या समझते हैं कि इस मीडिएशन में पाकिस्तान को अपना न्यूट्रलिज्म साबित करना भी बहुत ज़रूरी है, और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक रिस्क क्या हो सकता है और किन चीज़ों से बचना चाहिए, और पाकिस्तान इस तासुर को कैसे कायम रख सकता है? आपसे जी मुझसे पूछ रही हैं आप? जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा जी, मैं देखिए आपको सिर्फ ये बात बताऊं पाकिस्तान के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द ऑप्शंस। पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। एक होता है ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पूरा ईयू, दुनिया की चाइना, रशिया, वो सारी खलीजी रियासतें, तकरीबन सारी ही खलीजी रियासतें, एक को अगर आप हटा भी दें बीच में, ईरान, अमेरिका, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करके इस वक्त बैठी है। पाकिस्तान इज ओनली ऑप्शन। कि मैंने आपसे बात की ना कि कल मुज़ाकरात, अब कोई नतीजा नहीं निकला और उसके बाद जो है 15 दिन बाद दोबारा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ मामलात कल तय होंगे तो दुनिया आगे चलेगी। ये गैर यकीनी जो है ये अब आगे ऐसे नहीं चल सकती कि फिर जनाब बीच में शरारत हो गई, फिर जंगें शुरू हो गई, नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं कह रहा हूं पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन इस वक्त। और ये अगर यहां से कुछ ना कुछ मामला तय करके उठेंगे, नायब सदर आ रहे हैं अमेरिका के, ठीक है ना, उनके मुकाबले पे जो है वो आप देखें तो ईरान का डेलीगेशन उन्होंने, लेकिन उनके प्रेसिडेंट तो नहीं आ रहे ना, उन्होंने जो है वो अपने, ठीक है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे रखा है सारे उनके मेहमान जो हैं, लेकिन बात ये कि यहां तो बिल्कुल एक खास सतह पे अमेरिका को आना पड़ा है ना। अब इसमें इशू ये है सारा कि ये जो मामलात हैं ये हैं बहुत सारे। अभी मिसाल के तौर तो लेबनान का मामला, वो सीजफायर में मान गया, वो कह रहा है कि मैं मंगल के दिन, जो डेट आ रही है कोई फाइनल तो नहीं है, लेकिन ये है कि मंगल के रोज वाशिंगटन में मुलाकात होगी। ये 40 साल के बाद, आफ्टर 40 ईयर्स, लेबनान की हुकूमत और इसराइल की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। और ये टाइम फिश होंगे मुज़ाकरात, क्योंकि जमीन के ऊपर तो हिजबुल्लाह है। देखिए ना, हिजबुल्लाह मौजूद है, तो हिजबुल्लाह आप, और उसकी सदारत कौन करेंगे इन मुज़ाकरात की? मार्को रूबियो।
अब मार्को रूबियो गरीब को क्या पता है कि ये क्या नीचे रौला पड़ा हुआ है। अच्छा, अब यानी मार्को रूबियो एक तरफ नेतन्याहू और एक तरफ वो नवाब सलाम बेचारे जो हैं, और वहां पर ग्राउंड के ऊपर वो हिजबुल्लाह मौजूद है। मैंने आपसे कहा ना कि आज तक वो हमास जहां पर इतनी तबाही, इतनी इसने खुरेजी की है नेतन्याहू ने, ये जो बदतरीन मैं कहता हूं एक सहूनी और कातिल है इस दौर का, वो बंदा जो है वो बैठा होगा और मार्को रूबियो उसके साथ क्या करेंगे बात, और वो चेयर करेंगे और उधर नवाज सलाम बैठे होंगे, और तय क्या होगा कि वापस जाके हिजबुल्लाह से असला लेना है। ओ भाई, मसला ये है कि ये जेडी वैंस यहाँ पे चले, अभी तो फैसला कर जाएंगे ना लेबनान को भी, और गालियां वालियां दे दी नेतन्याहू को। दूसरी बात ये है कि आपने हुर्मुज के हवाले से क्या फैसला होगा। अभी तो ये होगा कि क्योंकि इसमें देखें एक इशू क्या है कि फ्रांस और इटली ने डायरेक्ट बात कर ली है ईरान से। उन्होंने कहा हमें इधर उधर पतली गली से जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बात कर लें। जो जेलेंस्की हैं उन्होंने अजीब बयान दिया वो। अच्छा, अब इस पर गौर करें, इस बयान पे गौर करें जेलेंस्की के। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका नेटो से निकल जाए तो बरतानिया को चाहिए कि वो नेटो ईयू में आके नेटो में अमेरिका की जगह संभाल ले। यानी वो केयर स्टैमर को उन्होंने जो है ना वो 35-40 हजार फुट की बुलंदी पे उठाने की कोशिश की है। अब केयर स्टैमर जो बरतानिया के वजीर आजम हैं, उनकी ट्रंप से बात हुई है। ट्रंप उनको थोड़े दिन पहले कोस रहा था कि तुम आते नहीं हो और ये नहीं है और वो नहीं है और ये चिगास आइलैंड्स के ऊपर और बुरा भला। अब वो केयर स्टैमर कह रहे हैं कि मेरी ट्रंप से बात हुई है और ट्रंप ने कहा है कि ये मामलात को देखो और ये बनाए हुर्मुज के मामला तय करके वो इधर घूम रहे हैं। मसला ये है कि वो उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं बरतानिया के, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप की सोशल पोस्ट के ऊपर मत जाएं, वो जो बयानात दे रहे हैं वो मत सुने, ये देखें कि हम बरतानिया क्या करता है और क्या नहीं करता। अच्छा, अब वो क्या करेगा बरतानिया? ओ भाई, मसला ये है कि बात तो ईरान से ही करनी होगी, और ईरान के साथ अच्छी बुक्स में भी है बरतानिया, क्योंकि बरतानिया ने अपनी बेसिस देने से मना कर दिया था। और एक अभी तक एक पुरस्कार सवाल अपनी जगह मौजूद है कि डेगो गार्सिया पे ये मिसाइल किसने दागा था। ये देखें, बड़ी अजीब बात है कि डेगो गार्सिया तक अगर मिसाइल गया है, डेगो गार्सिया वो बहरे हिंद, वो कह रहे हैं कि जी ईरान ने कहा बाद में एक चल गया मिसाइल, उन्होंने कहा हमने नहीं चलाया, तो क्या अमेरिका ने खुद चलाया था? किसी ने तो चलाया था ना, वो बहरहाल उसको साइड पे कर दिया सबने। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि इसमें हुतीस का जो सबसे इसमें मुनासिब बात है वो ये, हुतीस का सीज़फायर अपनी जगह मौजूद है, वो सीज़फायर अपनी जगह रहेगा। हिजबुल्लाह के मामलात, ये जंग बंदी जो है ये तो करदीस ने अभी तो करनी पड़ेगी ना। गालियां सुन के तो कह रहा है कि ठीक है मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं आके मंगल को मार्को रूबियो के साथ। उसके बाद रहेगी बात सैंक्शंस की। 3 इश्यूज मेरे ख्याल से, एक आपने हुर्मुज के जो टोल टैक्स हैं और उसका मामला, और इसीलिए वो जो यूएई कह रहा है कि ये जो है ये हम तो अलग अब करेंगे, हम तंग आ गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा निशाना भी यूएई को बनाया है ईरान ने। और जाहिर है कि अब यूएई अपनी पॉलिसी कैसे लेके चलता है आगे ये देखना है। क्या वो लड़ेगा ईरान से, नहीं लड़ेगा? सऊदी अरेबिया, देखें पाकिस्तान की ये 2-3 चीजें हैं ना। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक जिनके साथ ताल्लुकात हैं वो तो हैं सऊदी अरेबिया, तुर्किया और इजिप्ट, और बाकी मुल्क भी अब इसमें आ जाएंगे यकीनन, क्योंकि सभी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान अब इससे कैसे आगे निकलता है। मेरे ख्याल से बुनियादी मामला तय हो जाएंगे और हो जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये टॉक्स, ये आखिरी टॉक्स, इसके बाद अगर आप कहती है ना कि यहां से सब उठ के चले गए, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? तो ये एक ऐसा रास्ता है जो कि दिखाया गया है सारे फ्रीकैन को कि यहां से अमन का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मेरा ख्याल ये है कि जो मैं नहीं जानता कि क्या अल्टीमेटली क्या होता है, लेकिन आपने हुर्मुज के ऊपर शायद कोई वर्किंग कमेटी बन जाए, कोई ग्रुप्स बन जाए कि उसके टोल टैक्स के ऊपर कि वो कैसे आइंदा मैनेजमेंट कैसे होगी, क्या नहीं होगा, क्योंकि सैंक्शंस हटानी है, अमेरिका ने गारंटीज देनी है, इंटरनेशनल गारंटर्स कौन होंगे, क्या चाइना और रशिया खुल के सामने आते हैं नहीं आते, तो अभी बहुत कुछ ऐसा है। एक बुनियादी बात यह है कि जंग बंदी रहे अपनी जगह। ईरान ने कहा है कि हमने कोई फायर नहीं किया, 2 मुल्क कह रहे हैं कि हमारे फायर हुआ है हमारे ऊपर, ईरान कह रहा है कि हमने तो फायर नहीं किया किसी को, हम मुकम्मल तौर पे जंगबंदी की जो है वो उसके ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, अब यह है कि अमेरिका भी कह रहा है कि ठीक है ईरान ने नहीं किया, तो फिर कैसे हुआ वहां पे, क्या फॉल्स फ्लैग हुआ, क्या हुआ, क्या ये जो दोबारा आपकी तरफ आते हुए पैनल की तरफ बढ़ते हैं। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस्लामाबाद में भी तातरीन सूरत हाल क्या है, क्या मनाजिर वो देख रहे हैं। मियां शाहिद बताइए क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार की भी?
देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पुरसकून है और जो इस अमन जोन है वहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जो जेडी वैंस हैं उनका इंतज़ार है, वो वहाँ से उड़ान भर चुके हैं और गालिब इम्कान यही है कि वो यूएई से उड़ान उन्होंने भरी है, क्योंकि इसको जो है वो बिल्कुल खुफिया भी रखा जा रहा है कि वो वहाँ से कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कल से वो वहाँ से रवाना हुए हैं। अभी जो है वो कुछ ही देर बाद जो है वो इस्लामाबाद में पहुँच जाएंगे। और ये जो इलाका है मेरे अकम में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है वो पीस जोन है जिसको रेड जोन कहा जाता था, आज जो पीस जोन है पूरी दुनिया के लिए और यहाँ पर जो है मुज़ाकरात होंगे कि इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है पुरसकून ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है और लोग अपने मामूल के कामों में जो है वो मशगूल हैं और साथ साथ इन मुज़ाकरात पर भी नज़र है और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान ने सहूलत दी है कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो उनको मिलेगा, बहुत बड़ी सहूलत जो है। ठीक है मियां साहब, आप हमारे साथ रहिए, मजीद डिटेल्स भी आपसे लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक उतनी बात मुकम्मल कीजिएगा और अभी जेडी वैंस जो है वो उड़ान भर चुके हैं, रवानगी उनकी हो चुकी है, कुछ देर बाद वो पहुंच जाएंगे और फिर मुज़ाकरात के पहले दौर का आगाज़ इस्लामाबाद में हो जाएगा। जी देखें, जेम्स डेविड वैंस, जेडी वैंस, ये तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान और दीदा उल फरशेरा हमारे मेहमान खुशामदीद हम इन्हें कहते हैं और उनकी यहाँ पे मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है और उनका अच्छा स्टे गुजरेगा यहाँ पे और कोई मतलब है कि मेज़बानी अच्छी हमारी तरफ से होगी और वो जो है वो एक बड़े मकसद के लिए आ रहे हैं, वो ये है कि जंग ख़त्म करवानी है, अमन की तरफ जाना है और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त या बिलियंस मैं कहूँगा कि उनसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं और यकीनन वो उन उम्मीदों पे पूरा भी उतरेंगे और अमन की बात यहाँ से करके जाएंगे, कामयाब होंगे अपने मकसद में, जिस मकसद के लिए वो आ रहे हैं, यानी अमन मुज़ाकरात के लिए। दूसरी बात में गुफ्तगू की मीडिया से उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने जो है मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने अभी दी है इसका क्या मतलब हम समझें? हम देख रहे थे कि बहुत सारे मामलात में सदर ट्रंप और जेडी वैंस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो अब इन मुज़ाकरात को डायरेक्टली कौन डील करेगा और जेडी वैंस जो है वो किन हिदायत पर गौर करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बहुत सारी मामलात को आगे मद्देनज़र रखना है, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी आगे लेके चलना है और अमन को बरकरार रखने के हवाले से भी इक़दाम करने हैं, तो किरदार उनका कैसा रहेगा अब? नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है कि सारे इख्तियारात के साथ उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने भेजा है, तो यकीनन इस दौरान उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से सफ़र जब कर रहे थे वो या जहाँ पर भी उनका स्टे था दरमियान में, उनकी तफसीली बात हुई होगी और जो आम मामलात हैं उसके ऊपर उन प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी बात हुई होगी और इस बात को यकीनी बनाया गया होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कोई ना कोई इसका नतीजा मुस्बत ज़रूर निकले, ये ताल्लुकात रप्चर ना हो। रप्चर हो गए थे ना, ये तो देखें जब वहां पर अचानक मुज़ाकरात के दौरान ये मामला क्या है, मामला ये कि मुज़ाकरा शुरू होते हैं और दरमियान में अटैक हो जाता है, मुज़ाकरा शुरू होते हैं अटैक हो जाता है। पहले तो इत्मीनान बहाल होगा ना कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दरमियान में अब मुज़ाकरात के दरमियान अब हमले नहीं होंगे और नेतन्याहू को कोई लगाम देगा और ऐसा भी नहीं है कि नेतन्याहू बार बार जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को कहानी डालेगा और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमला कर देंगे। तो बात यह है कि ये तो पहले तो बात होगी ना कि मुज़ाकरात और अमन की तरफ आगे जाना है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो मैं आपको जो जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनके हवाले से उनकी थोड़ा सा जो प्रोफाइल है जितना हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये 41 साल के हैं, बहुत यंग हैं, 41 ईयर्स हैं इनकी एज, और ये जो है ये उन चंद लोगों में से एक हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है जिस मतलब ये बात एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है, ये कैथोलिक है। अच्छा, अमेरिका में कैथोलिक्स की मेजॉरिटी नहीं है, अमेरिका में प्रोटेस्टेंट्स के जो अलग उनकी सब ब्रांचेस हैं वो मेजॉरिटी। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी जो है वो कैथोलिक नहीं है, यानी पोप की वो इज्जत सारे करते हैं जाहिर है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कैथोलिक हैं और जो बाकी अमेरिका में जो मेजॉरिटी और ट्रंप साहब की जो भी इनर टीम है वो भी जो है वो कैथोलिक नहीं है, एक बात ये। दूसरी बात इनकी पर्सनैलिटी में ये है कि इनका जो बचपन है वो बड़ी स्ट्रगल में गुजरा है, मतलब ये इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में।
तो ये एंटी एलीट हैं, मतलब ये एंटी एलीट भी हैं, लेकिन एलीट्स के दरमियान भी जब बैठते हैं तो इनका जो बचपन है उसमें बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी इन्होंने मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, बड़ी इनकी जद्दोजहद है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बहुत बड़ी किसी फैमिली में और जो अमीर कभी घर में पैदा हो गए और किसी ने, इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में। तो ये जब एलीट्स के दरमियान बैठते हैं तो एलीट्स ही के दरमियान जाहिर बैठे हैं, लेकिन इनके जहन में ये एंटी एलीट भी हैं। इनकी कई बातें ऐसी हैं जिसमें वो चैलेंज भी करते हैं कि नहीं ये जो, और इनकी जो पहली किताब आई थी जिस किताब के हवाले से ये बड़े पॉपुलर हुए थे, उसमें ये था कि वर्किंग क्लास जो है, वाइट वर्किंग क्लास, उसके कितने मसाइल हैं अमेरिका में और कितने प्रॉब्लम्स हैं उसके अमेरिका के अंदर। तो इसलिए ये जो है इनको जो वहां पे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है वो इनको बहुत पसंद करती है, क्योंकि ये अमीर कबीर नहीं है, उस तरह से नहीं है कि बहुत बड़े कोई रियल इस्टेट का कारोबार हो और ऐसे इस तरह का नहीं है। तो ये समझते हैं मामलात को। दूसरी इन्होंने जो बात की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको सारे इख्तियारात देके भेजा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि किसी ना किसी नतीजे पे बात आगे जाएगी। जब बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पहले तय हो जाते हैं, मतलब वर्किंग पेपर्स कुछ ना कुछ तैयार हो गए होंगे कहीं, क्योंकि ताल्लुकात का रप्चर होना दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती कि फिर ताल्लुकात बिल्कुल उठ ये उधर चला गया, फिर कहां बैठेंगे भाई, कैसे बैठेंगे, जंगों की तरफ चले जाएंगे, नहीं। इसीलिए वो जो लेबनान की जाहिरियत है उसको भी रोका गया है। अरब ममालिक ने और तुर्किया ने और सऊदी अरेबिया ने और इजिप्ट ने, इन सब ने बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप से दरमियान में कि आप इसको यहां से आगे, दुनिया आगे निकलना चाह रही है ना इस मामले से। जी हाँ। इशू रह जाएंगे मेरे ख्याल से दो बुनियादी। एक ये है कि अबना हुर्मुज का जो टोल टैक्स है वो कैसे होगा, एक रह जाएगा ये सैंक्शंस के हवाले से, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा इशू होगा। एक इशू होगा इनरिच यूरेनियम के हवाले से, और तीसरा इशू ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि इसके बाद दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। दोनों सूरतों में अल्लाह ना करे ताल्लुकात रप्चर होने का या इसके मुज़ाकरात के नाकाम होने का, तो मतलब ये है कि फिर कोई दुनिया पता नहीं कहां गई, ठीक है ना, वो तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो तय होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये दुनिया फिर इस तरह रहेगी नहीं ना, ये दुनिया इस तरह नहीं रहेगी। और इसमें यह भी यकीन दहानी जरूरी होगी कि भाई क्या नेतन्याहू मंगल के दिन वहां अभी जो टोपी उसने कराई है कि मैं ठीक है मैं मुज़ाकरात के लिए आ रहा हूं जी अमेरिका, और मंगल को वो कहे कि जी मैं तो मेरे मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हुए, फिर उसने बदमस हाथी की तरह आगे चढ़ाई कर दी दोबारा हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह फेंटी लगा रही है और ये गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी लेबनान की, ये मैं आपको मेरा अपना अंदाजा है कि ये नहीं चल पाएंगे। उसकी वजह ये कि 40 साल के बाद कोई बैठ रहा है लेबनान का वजीर आजम या कोई क़यादत बैठ रही है इसराइल के साथ, अच्छा, और वो जो कि डिफेंड नहीं कर पा रहे वहां पे, इसराइल अंदर घुस गया, वो पाकिस्तान के वजीर आजम को फोन कर रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो ट्रंप से वो एक जो है ना, और इस अरब ममालिक सारे पाकिस्तान से कह रहे हैं कि भाई आप डालें, आप इसमें मदद करें, इसको बेल आउट करवाएं लेबनान को। तो पाकिस्तान में बड़ी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें पूरा भी करेगा, और पाकिस्तान का अपना भी एक पाकिस्तान ने मुशावरत की होगी सबसे, अरब ममालिक से भी की होगी, हो सकता है मजीद कोई यहाँ पे शख्सियात आ जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब मैं कह नहीं, केयर स्टमर इधर ही मौजूद है, हो सकता है वो भी आ जाए बरतानिया, वो मतलब है कि देखिए अभी तो हम ये दुआ कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात शुरू हों। पहले तो ये था कि इसमें स्पॉयलर्स थे, जितने स्पॉयलर्स थे वो एक एक करके दम तोड़ गए सारे, ठीक है, और वो स्पॉयलर्स को इतने छितर पड़ेंगे इसके बाद, क्योंकि वो मार्क किए हुए लोगों ने सबने कि इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की, दुनिया को फिर जंग की तरफ ले जाने की, खून बहाने की कोशिश कौन कौन कर रहा था। आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, आपको ना अच्छा लगे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को गालियां देकर आप दुनिया में खून की नदियां बहाने जा रहे थे, आप अपने ममालिक को बर्बाद करने, अपने मुल्कों को बर्बाद, अपने मुल्क के अवाम के ऊपर आप जो है वो ये सारी मुश्किलात डालने जा रहे थे कि कीमतें बढ़ जाएं और तेल की। तो ये जो लोग हैं 2, 3, 4 जो स्पॉयलर्स पकड़े गए हैं दरमियान में, ठीक है, वो स्पॉयलर्स से तो फिर बाद में हिसाब किताब होगा। अभी तो ये है, और उनके अपने अवाम ही लेंगे। इशू ये है कि ये तो अभी ये तय हो कि भाई जंग मंदी हो गई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आबना हुर्मुज का मामला कैसे होगा, यकीनन खुलेगी ना आबना हुर्मुज, तो आबना हुर्मुज खुली हुई है, उसके जाहिर है कि वो ईरान ने कह दिया कि टैंकर यहां से नहीं गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, जो भी मामला। ईरान की कोई ना कोई बात ऐसी है जो नापसंदीदा होगी लेकिन माननी पड़ेगी, क्योंकि ईरान जंग जीत चुका है, उसको भी श्योर होगा ये कैसे किया, ये कैसे, भाई ईरान ने जंग जीत ली है।
अच्छा, जहां पर ईरान बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मैक्सिमम की बात करेगा तो चाइना और रशिया दरमियान में मौजूद हैं। ठीक है, चाइना और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है ना कि चाइना ने रोल प्ले किया। चाइना और रशिया भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जो है वो खलीजी रियासतों के साथ, अरब ममालिक के साथ, खित्ते में बाकी सारी जो है वो बेचैनी फैले। अब आप जरा जेलेंस्की का दिमाग देखें। अच्छा, मैंने आपसे बात की ना कि फ्रांस ने, इटली ने और स्पेन ने, इन्होंने ऐसा, स्पेन को तो वहां से निकाल दिया उन्होंने, वो जो एक उनकी बेस बनी हुई थी जो इसराइल में बनी हुई थी सेंट कॉम की, वो बेस भी वहां से निकाल दी। सेंट कॉम के चीफ भी गालिबन यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान। इशू ये सारा क्योंकि वो सेंट कॉम के चीफ के ऊपर भी सारा डल गया ना भाई कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे, तो एनरिच यूरेनियम, तो ये बहरहाल वो भी आ रहे हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें जो है वो कोई ना कोई फ्रेमवर्क तो बन गया होगा और ईरान की तरफ से भी कोई ना कोई बात ऐसी, कोई ना कोई शर्त तो वो कहते हैं ना कि पत्थर रखे जल पे ईरान की माननी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात के दरमियान धोखा हुआ है। एनरिच यूरेनियम एक इशू है, उस पर ईरान तैयार हो गया था। उन्होंने कहा था हम न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जा रहे, ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जा रहे और ये आईएईए के थ्रू ये सारा मामला हल होगा। और उसमें जाहिर है कि दूसरे मुल्क भी आ सकते हैं, कोई गारंटी ले सकता है सब कुछ, लेकिन आप B-2 बॉम्बर्स के तहत कैसे आप तबाह करेंगे किसी मुल्क के न्यूक्लियर वेपन्स? ये तो शरारतें पहले नेतन्याहू और इसराइल करता रहा है हमेशा से। ये तो एक बहुत ही बड़ा लानती किरदार है और मुझे तो समझ नहीं आती कि जो मुल्क इसकी नेतन्याहू की बात सुनते हैं इसको पास बिठाते कैसे हैं। मतलब इसके तो हाथ खून, बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, इसके साथ हैंडशेक कैसे करते हैं? यानी उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इसके साथ हैंडशेक करते हैं। इस हाथ कैसे मिलाते हैं इस आदमी के साथ? इस पे तो बच्चों का और बेगुनाहों का खून है इसके हाथों पे। अब इशू ये है कि जो मैंने आपसे कहा ना, कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं, या तो ये एक दूसरे पे डाल देंगे सारा, या वो बकरा जो कुर्बानी का बकरा सारी दुनिया के सामने है वो है नेतन्याहू, उसको और नेतन्याहू को ये यकीनी बनाना पड़ेगा और ये कि भाई मंगल के दिन अगर आपकी मुलाकात हो रही है, ये नेतन्याहू जा रहा है वहां, और यानी ट्रंप भी नहीं मिल रहा इससे नेतन्याहू से, मार्को रूबियो के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि इसकी ठीक है मुज़ाकरात करवाओ लेबनान की क़यादत के साथ। वो मुज़ाकरात जो हैं अगर कामयाब, इसने फिर वापस आके कहा नहीं मैं तो नहीं करता, वहां या तो उसको पकड़ के बिठा लें, वहीं गिरफ्तार कर लें इसको, वहीं जेल में डालें इसको पकड़ के, क्योंकि वापस आएगा, या ये इसराइल के लोग उसको जेल में डालें पकड़ के। इसको पट्टा डालना पड़ेगा। ये बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी फुदक फुदक के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जंगें करवा रहा है और आप फेस सेविंग दे दें। चले ट्रंप साहब को कुछ नहीं पता था, नेतन्याहू ने, उनको कुछ पता ही नहीं था ट्रंप साहब को, नेतन्याहू ने उनसे जंग करवा दी। तो भाई किसी के ऊपर तो कुर्बानी का आप उसको बकरा बनाएंगे ना, या तो अपनी टीम को बनाएंगे या नेतन्याहू को बनाएंगे। तो इशू ये है सारा कि ये लेबनान के सीज़फायर के ऊपर तैयार हो गए। ठीक है, वो नेतन्याहू कह रहा है कि ठीक है सीज़फायर मैं करता हूं और मैं जाके मुज़ाकरात करूंगा मंगल के रोज, लेकिन वो मंगल के रोज अगर गन करता है तो ये तय होना चाहिए कि वो सीज़फायर अपनी जगह रहेगी, ये बाहर निकलेगा, इसकी सारी फौज बाहर निकलेगी, सेहूनी फौज, ये लिबनान खाली करेंगे और उसके बाद ये जो यमन के हवाले से तो तय हो गया है ना। यमन में तो देखें, यमन का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ये सारे मुल्क जो हैं वो यमन के हवाले से एक फैसला कर चुके थे पहले ही। ईरान पे जाहिए से पहले ही यमन के हवाले से बहुत सारे फैसले हो चुके थे और यमन का फैसला उसी तरह से होगा कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये सारे मुल्क पहले एक यमन के हवाले से फैसला कर चुके थे। अब रह गया ये फैसला सोमालीलैंड, वोमालीलैंड, ये सारे प्रोजेक्ट ये बंद करें अपनी, वो जो वहाँ पे इन्होंने शुरू किए हुए हैं ये नेतन्याहू ने कि वहाँ पे सोमालीलैंड करेंगे, फलां करेंगे, ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने बंद करें ताकि वहाँ चिक चिक बक बक बंद हो। वहाँ पर आरएसएफ ये जो मलेशिया को सपोर्ट कर रहा है उसको बंद करें। और मेरा ख्याल ये है कि फिर मैं कल वाली बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि कहीं पर अगर कश्मीर का जिक्र आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए मैं ये बात क्यों कहता हूँ, मैं बात इसलिए कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि उन्होंने एक ही जंग तो बंद करवाई, एक ही जंग का तो जिक्र करते हैं बार बार कि मैंने इतने मिलियन लोग जानों से जाने वाले थे और मैंने वो जंग रुकवाई है। तो जब वो जंग की वजह नहीं उनको पता कि क्या जंग कैसे शुरू हुई थी, तो उसको भी तो हल करवाए ना, मसले को, कश्मीर के मामले को हल करवाए ना। उनको पता होगा ना कि ये न्यूक्लियर जंग कैसे मैंने रुकवाई थी। और वो पॉज है, वो जंग तो खत्म तब होती है ना जब मसला खत्म होता है। तो मसले कश्मीर का हल करवाए, पूरी दुनिया जमा है ना इस वक्त, इससे सारी दुनिया जमा है। वो ऑर्डर चेंज हो गया, दुनिया का जब ऑर्डर चेंज हो रहा है तो एक कश्मीर का स्टेटस वो कैसे रह सकता है अपनी जगह।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये अल्लाह का नाम लेके सारे जो हैं ये आपने हुर्मुज का मामला हल करें, खून रेजी ख़त्म करें, फ़लस्तीन का मामला हल करें, लेबनान का हल करें, यमन का हल करें, सारे मुज़ाकरात ये कामयाबी की तरफ जाएं और कश्मीर का मामला अपनी जगह रहेगा इंशाल्लाह तो सब कुछ उलझा रहेगा। ऐसे ही है। कश्मीर के मामले को भी हल करवाएं इसमें। ये भी बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है। अच्छा कायद साहब ये कहिएगा, अभी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जेडी वेंस ने अभी ये स्टेटमेंट दी कि ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। इस स्टेटमेंट के तनाजुर में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये कहिएगा कुछ अनासिर, कुछ हल्के अभी ये भी समझते हैं कि हो सकता है कि ये एक टाइम गेनिंग पॉलिसी हो अमेरिका की जानिब से और वो फिर अपने आप को रिफ्यूल करने की तरफ हो। तो ये जो आराएं हैं ये किस हद तक ठीक हो सकती हैं या इसमें कोई सच्चाई आप समझते हैं, और इन चीज़ों का मुज़ाकरात पर क्या असर हो सकता है? ये राय है, जैसे बड़े जो मुतबर नाम हैं एनालिसिस की दुनिया में, जैसे आज जो अभी इन दिनों में बहुत पॉपुलर हुए, जिनमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र जो हैं वो कर्नल डगलस मैक्ग्रेगर हैं, जो ये कहते हैं कि ये टाइम गेन करें। मगर इसमें एक इशू बहुत मुश्किल है। वो इशू ये है कि जो कैपेबिलिटी है रिप्लेनिश करने के लिए अपनी उन इंटरसेप्टर्स को, जो कि बुरी तरीके से इमरान ने ब्लीड करवाया है इनको अपनी स्ट्रेटजी से, और जो बाद में पता चला कि ये जो ईरानी ड्रोन जा रहे थे ये नहीं गिर रहे थे, ये तो 20-20 हज़ार डॉलर का एक ड्रोन था जो कि 4-4 मिलियन के इंटरसेप्टर्स को गिरा रहा था। तो उसके बाद हमने देखा कि जब बिल्कुल वल्नरेबल हो गए तो बाकायदा जो इजराइल एंड ईरान सिंपली वॉक्ड इनटू द ईरानियन ट्रैप, और उसके बाद हमने देखा कि वो हाथ पांव पड़ गए और फिर इधर से बैटरियाँ उठा रहे हैं, उधर से बैटरियाँ उठा रहे हैं, सऊदी अरब से बैटरियाँ उठा के गए हैं। तो मेरे ख्याल में जो कैपेबिलिटी है उसकी, ईरान की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। ईरान की जो अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज हैं ड्रोन बनाने की या मिसाइल बनाने की, उस पर उन्होंने दहाइयों से काम किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक सही ला हासिल होगी उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने, वहाँ जो निज़ाम है वो ठेकेदारी निज़ाम है। जो रशिया को, चाइना को और ईरान को असले की तैयारी की ज़मीन में एडवांटेज हासिल है, वो ये है कि यहाँ पे सरकारी पब्लिक सेक्टर में जो कंसोर्शियम है उनको रियासत कंट्रोल करती है, जबकि अमेरिका में जो है वो मार्केट इकानमी के नीचे हर चीज़ आती है और स्टेट कंट्रोल नहीं है। उनकी जो 5 बड़ी असले की कंपनियां, लॉकहीड मार्टिन और वगैरह वगैरह दूसरी हैं, वो तो मतलब ठेकेदार हैं और वो खूब मिल के खुल के अमेरिकी अवाम की खाल खींचते हैं और बड़ा महंगा असला बना के। इसीलिए तो अमेरिका बहादुर अब $40 ट्रिलियन के कर्जे के नीचे आया हुआ है और उसे डेली कर्जा लेकर अपना कारोबार रियासत चलाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर वो ये टाइम गेन कर भी रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वो ईरान को सबड्यू कर सकेंगे। और फिर साथ ही जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि जो चाइना है, जो रशिया है, जिस तरीके से उन्होंने वैसे ही डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है सुपीरियरिटी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की, और वो उनका जो वैसे भी सिस्टम है GPS के मुकाबले में वो इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट साबित हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये जंग की तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है, और अगर जंग की तरफ जाएंगे तो मज़ीद अपना नुकसान करेंगे। सेकेंडली, जंग के खिलाफ जो सेंटीमेंट्स पैदा हुए हैं मगरब में और अमेरिका में बिलखसूस, वो बहुत सख्त हैं, वो बहुत शदीद हैं। और अगर आप देखें तो इवन इजराइल की जो अप्रूवल रेटिंग है वो ड्रास्टिकली नीचे गई है। तो इसलिए अब एक लाइबिलिटी बन गए हैं। ठीक है, पैसे वैसे चाहिए होते हैं अमेरिकी कांग्रेस में या सेनेट में मुंतखब होने के लिए, क्योंकि जो सहूनी एक है सिंडिकेट, फाइनेंशियल सिंडिकेट, वो सियासत को पैसे और मुबैना तौर पर उनके अपने एनालिस्टों के मुताबिक वो मुबैना तौर पर ब्राइब करते हैं, और वो ये समझते हैं जी वो वहाँ अमेरिका में ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि इन्होंने तो सेनेट और कांग्रेस खरीद रखी है, इसलिए ये अपनी मर्जी की लॉ मेकिंग करवाते हैं। सदर साहब जो हैं वो हिलजुल नहीं सकते इनके मुकाबले में। मगर ग्रेजुअली जो हमने अब बहुत से केसेस में देखा है कि अब इजराइल इज मोर, इट वाज ऑलवेज बट नाउ इट इज मोर ऑफ अ लाइबिलिटी देन एसेट। तो अब ये एसेट वाली बात खत्म हो गई है। और दूसरा ये कि इस जंग में
अमेरिका का जो एक असर नफूज था वो तो साने इर्तहाल हो रहा है उसका मिडिल ईस्ट में। अब हर मुल्क, कतर जो है उसने भी तकरीबन ईरान के साथ अपनी अलाइनमेंट के इशारे दे दिए हैं, ओमान ने भी दे दिए हैं, और दीगर इवन सऊदी अरब के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो हारे हुए फरीक की जानब नहीं जाएगा। कल जो एक टेलीफोन कॉल थी दोनों ममालिक के वजीर खारजा के माबैन, इट आल्सो इज इंडिकेटिव ऑफ मेनी चेंजेस जो हो रही हैं। तो अभी तो पोस्ट जंग बहुत कुछ होना है। अभी जंग के बाद का जो एक यहाँ पे सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट होगा जीसीसी में, उसमें ईरान का एनहेंस्ड रोल होगा, उसमें चाइना का रोल होगा, उसमें रशिया का रोल होगा। पेट्रो डॉलर की किस्मत जो है उसका तय होना भी बाकी है। तो इसमें सब है जो कि सूरत हाल पास हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शाहिद मसूद हमारे साथ मौजूद थे, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जारी सूरत हाल बारे आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।